आप सभी शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के इस क्लास में हम लोग बाल विकास और हिंदी का मास्टर क्लास देखेंगे, जो 100% आपके परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। और ये कक्षा 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 के लिए भी बाल विकास होगा, मतलब CDP जिसको आप बोलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग संपूर्ण कक्षा देखेंगे ये बाल विकास और हिंदी का, जिसमें हिंदी का वाक्यांश भी होगा, गद्यांश भी होगा, व्याकरण भी होगा, और सक्षमता 1 और 2 में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए और उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ एक मास्टर क्लास में करा रहा हूँ। देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए। पहला प्रश्न है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। तो जो भाषा होता है वह स्वयं से बातचीत करने का भी माध्यम होता है। देखिए, और तुक्का भी साथ साथ हम लोग तुक्का के लिए स्पेशल अब वीडियो देने का समय आ गया है। 3 टाइप से तुक्का मारा जाता है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप सबको। देखिए, यहाँ भी बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन बातचीत का माध्यम भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि? तो इसमें बड़ा ऑप्शन के साथ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, एक निश्चित निगेटिव वर्ड है, पहला ऑप्शन गलत। सभी विद्यार्थी अपनी अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। परिवेश जो है ये पॉजिटिव वर्ड है। आगे भी देखते हैं ऑप्शन। कवि ने कविता का एक अर्थ निगेटिव वर्ड हो गया, तो आंसर नहीं होगा। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है, निगेटिव। तो दूसरा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुभव और परिवेश जो है ये पॉजिटिव वर्ड है CDP में, तो यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, एक तार्किक संबंध होता है, कोई संबंध नहीं होता है, एक होता ही नहीं है, ये तो निगेटिव है। एक निश्चित संबंध होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्संप्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके। व्याकरण, नियमावली, ये सब निगेटिव वर्ड हो जाता है, ये सब निगेटिव तीनों के तीनों। ऑप्शन हो जाएगा 2। विभिन्न संदर्भ जो है ये पॉजिटिव वर्ड है। अलग अलग संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, समास के कितने भेद होते हैं? बहुत बार बताया हूँ, तो 1 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग इसका जवाब देंगे। समास के कितने समास के कितने प्रकार होते हैं? नेक्स्ट है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए ये सक्षमता, बहुत सारे शिक्षक यहाँ कहेंगे सर सक्षमता 2 में तो ये पूछा ही नहीं गया था। सक्षमता 1 में वाक्यांश और गद्यांश पूछा गया था और सक्षमता 2 में ये नहीं पूछा गया। के कारण शिक्षकों को काफ़ी परेशानी हुई और शिक्षकों का कहना था कि गद्यांश ना पूछ करके हम लोगों को फंसा दिया गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सक्षमता 3 में गद्यांश नहीं आएगा। और काव्यांश, कविता वाले भाग से जो प्रश्न पूछा जाता है काव्यांश कहा जाता है, और जो कहानी की तरह होता है उसमें से प्रश्न पूछा जाता है उसे गद्यांश कहा जाता है।
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सक्षमता 3 में ना आए, आ भी सकता है। तो इसके प्रश्नों को उत्तर कैसे दिया जाता है, ये चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि अब समय नज़दीक आ गया है। मैं बोला था ना कि लास्ट तक ब्रह्मास्त्र देता हूँ, और गणित हो, पर्यावरण हो, मास्टर क्लास हो, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा तो लाइन से लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। 3 से 4 दिन में काफ़ी ज़्यादा अंकों की आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाय लिख करके भेजेंगे, मैं मास्टर क्लास आपको सेंड कर दूंगा। देखिए, प्रश्न है शिक्षक का काम है, तो ढूंढिए शिक्षक कहाँ है वर्ड। इसमें पूरा गद्यांश आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ऑप्शन से ही देखा जाए कि मनोविज्ञान के द्वारा ऑप्शन से भी पकड़ा जाता है। विद्यार्थियों को दूसरे से परिचित कराना, विद्यार्थियों को विषय से परिचित कराना, विद्यार्थियों को शिल्प कला से परिचित कराना, विद्यार्थियों को स्वयं से परिचित कराना। देखिए, ज़्यादातर ऑप्शन यहाँ बन रहा है 4, लेकिन हम लोग अब वाक्यांश पढ़ लेते हैं, गद्यांश। शिक्षक कहाँ है, ढूंढते हैं। पत्थर का फालतू हिस्सा टूटे मूर्ति के प्रकट, और यहाँ विद्यार्थियों के अपना परिचय पाने में, स्वावधान होने में मदद करना ही शिक्षक का काम है। यानी स्वयं से परिचित होना। क्या होना? स्वयं से परिचित होना। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को अपना परिचय पाने में स्वमान है, स्वभान होने में मदद करना शिक्षक का काम है, यानी स्वयं से परिचित कराना। अगला प्रश्न है, वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, वाक्य में प्रविशेषण है। देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट की कोई विशेषता बताता है तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे राहुल अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताएगा, जैसे बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, जैसे यहीं पे है, वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। तो मूर्तियां तो सुंदर हैं, मूर्ति की सुंदरता तो सुंदर विशेषण हो गया, और बड़ी सुंदर है तो बड़ा जो है ये प्रविशेषण हो गया। तो जो विशेषण की विशेषता बताएगा वो प्रविशेषण कहलाता है। सीटेट वाले साथी भी ज़रूर देखेंगे ये सीरीज। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जहाँ भी समाज से जुड़ा आ जाएगा वाइगोत्स्की के साथ चले जाइएगा। और संज्ञानात्मक विकास आएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो ये जीन प्याजे ने दिया था। ये सीडीपी का प्रश्न है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो चलिए आगे देखते हैं। आ ही गया प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्रश्न 2 रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जो देखिए, मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो अधिकार 6 बच गए। लेकिन ये जो शिक्षा का अधिकार जो अनिवार्य रूप से जो निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य किया गया, ये मौलिक कर्तव्य के रूप में आता है। और 10 मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक देश के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का जो मौलिक कर्तव्य है, इसे संविधान के 86वां संशोधन में जोड़ा गया था। 86th अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा।
प्रश्न है सरोज शब्द का संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा सरह जोड़ ज सरोज। ये सरोज शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन है चिंगारी, ज्वाला, छुआछूत, दीपक। तो जो दीपक है लड़का का भी नाम होता है, इससे भी आप ट्रिक लगा लेंगे। दीपक जलता है न कि जलती है। ठीक है, तो ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है दीपक। अगला प्रश्न है छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सांस रुक जाना, गर्व करना, सीना फुलाना यानी गर्व करना ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये देखिए, ये महामैराथन और मास्टर क्लास जो अभी आपका चल रहा है, आप सभी देखिए, लाइक कीजिए, और आप किस ज़िला से हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। या आपको क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट कीजिए कि ये क्लास पे जब आप जुड़े हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है। और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, निश्चित ही आपके परीक्षा में 100+ अंक आपका आएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस खो दीजिएगा कि हमको ये सब्जेक्ट नहीं आता है, वो नहीं कर पाएंगे, तो हेजिटेशन में आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग ऑनलाइन कभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो अपने अगल बगल के साइबर वाले के पास जाकर एक दिन प्रैक्टिस कर लें। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा सम्राज्ञी। क्या हो जाएगा? सम्राज्ञी। नेक्स्ट देखिए, काव्यांश आ गया। ये गद्यांश नहीं, एक काव्यांश है। ये सीटेट में इस तरह से काव्यांश एक रहता है और एक गद्यांश रहता है, उसी में से व्याकरण भी पूछ लिया जाता है सीटेट में। तो चलिए ये काव्यांश क्या कह रहा है पढ़ा जाए। जीवन की मुस्कान किताबें बहुत बड़ा वरदान, किताबें बहुत बड़ा वरदान किताबें, गूंगे का मुंह बनकर बोले, बहरे के हैं कान किताबें, अंधे की आंखें बन जाए ऐसी है दिनमान किताबें, हीरे मोती से भी बढ़कर बेशकीमती खान किताबें, जिनके आने से मन हर्षे ऐसी हैं मेहमान किताबें, क्या बुरा यहाँ क्या अच्छा करती है पहचान किताबें, धार प्रेम की बहती इनमें फैलाती है ज्ञान किताबें, राहों की हर मुश्किल को कर देती आसान किताबें। बिल्कुल, जो किताबें होती हैं वो राहों के मुश्किल को आसान कर देती हैं। और जो आप लोग सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं, इस चैनल पे जुड़े हैं, तो ये चैनल आपका सक्षमता आसान बना देगा। ये आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। आगे क्या कहता है? कभी नहीं ये बूढ़ी होती, रहती सदा जवान किताबें, चाहे इसकी जिल्द हट जाए या कूट फट जाए, किताब की नॉलेज कभी समाप्त नहीं हो सकती है, वो हमेशा उपयोगी। यही बात यहाँ बताया गया है। चलिए, ये थोड़ा सा अच्छा काव्यांश था इसलिए पढ़ कर के सुनाया। इनमें से किताबें क्या नहीं है जो कथन सही न हो उसे छांट कर लिखना है। तो जीवन की मुस्कान किताबें ये तो है, तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है बहरे की कान किताबें, ये भी है, तो आंसर नहीं होगा। अंधे की आंख किताबें, ये भी है, आंसर नहीं होगा। बच गया वो आंसर होगा। छांट लीजिए ऑप्शन को ना। चलिए अगला प्रश्न है किताबें हीरे मोती से भी बढ़कर डैश हैं। क्या है? बेशकीमती हैं। हीरे मोती से भी बढ़कर ये क्या होती हैं? बेशकीमती हैं किताबें। अब कुछ शिक्षक साथी कहेंगे सर सक्षमता 2 में तो ये सब नहीं पूछा था, आप क्यों बता रहे हैं? 2 में नहीं पूछा था तो क्या गारंटी है कि 3 में नहीं पूछेगा गद्यांश या काव्यांश? इसलिए आप पूरे तैयारी के साथ जाएं, जिस तरीके से प्रश्न पूछे उस तरीके से आप जवाब दें। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। किताबें किसकी पहचान करती हैं? सब की, चोर की, अच्छे और बुरे की, केवल शत्रुओं की। तो किताबें जो हैं सबकी पहचान की करा दें। यहाँ बहुत सारे लोग मार देंगे अच्छे और बुरे की, जो कि गलत हो जाएगा।
काव्यांश में भी देख लीजिए, यहाँ काव्यांश में क्या हो जाएगा, ये सबकी पहचान बताती हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है? जीवन को। ये गद्यांश आ गया आपका, ठीक है। काव्यांश था ये, देखिए ये काव्यांश था, कविता के रूप में यहाँ से प्रश्न पूछा, और ये गद्यांश आ गया। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है? देखिए कीमती कहाँ लिखा है, समय बहुत मूल्यवान है, तो सीधी सी बात है कि समय बहुत कीमती है। आगे तो ये समय को, किसको माना गया है? समय को। अगला, किसके सुख के साथ जीवन गुजारा? किसने सुख के साथ जीवन गुजारा? सुख ढूंढिए कहाँ है वर्ड, या फिर आपको मन है तो पूरा पढ़ लीजिए, समय उसमें ज़्यादा लग जाता है। समय की कद्र नहीं कि उसे सुख के साथ जीवन गुजारा है। तो जिसने समय की कद्र नहीं की, जिसने समय की कद्र की, देखिए यहाँ, जिसने समय की बर्बादी की वह सुख, वह दुख ही बर्बाद हो गया। और यहाँ है समय की कद्र की, उसने सुख के साथ जीवन गुजारा। तो किसने सुख के साथ जीवन गुजारा? जो समय की कद्र की। और मैं बार बार आप लोगों से कहता था कि मई में एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, आप लोग वीडियो देखिए। बीच में मैं भी थोड़ा तबीयत ख़राब हुआ तो वीडियो कम देने लगा, क्योंकि आप लोगों का ना लाइक आता था ना कमेंट, और अभी बहुत सारे लोग सक्रिय हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। परीक्षा निकालने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। आप जब स्टडी कीजिए तो केवल परीक्षा के व्यू से नहीं कीजिए। मैं भी टीचर हूँ, मुझे भी रोज़ पढ़ना होता है, मैं अपना सिलेबस भी पढ़ता हूँ, कुछ नए चीज़ों की जानकारी प्राप्त। शिक्षक को हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है, ताकि बच्चों में, समाज में एक पहचान, एक छाप छोड़ा जाए और एक क्रांति लाया जाए, कदम से कदम मिलाकर। चलिए वो तो बाद की बातें हैं। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे भी मिलेंगे जो पहले मैं करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि सब चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैं करा रहा हूँ अलग अलग मास्टर क्लास, जो आपके परीक्षा के व्यू से काफ़ी उपयोगी है। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत। चलिए समाज या सहयोग के साथ चलते हैं, बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है, तो ये सहयोगात्मक अधिगम को प्रस्तावित करता है। ये सीडीपी का प्रश्न है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, बाल विकास जिसे आप कहते हैं। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? ऑप्शन है पर्यावरणीय कारक, योग्यता की कमी, कोशिश की कमी, कठिन भाग्य। तो ये कोशिश की कमी को दर्शा रही है। जैसे आप लोग भी किसको कोसते हैं जब सक्षमता 2-3 नंबर से नहीं होता है, तो ओह काश हम और 3-4 दिन पहले से पढ़ रहे होते। ठीक है, क्या बेटा है कनक, पढ़ेगी? बोलो, आओ पढ़ाओ, आ जाओ। तो नेक्स्ट है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना बिल्कुल नहीं करना है, निगेटिव वर्ड है। विद्यार्थियों की प्रति पुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम के सुधार में के लिए किया जा सके। चलिए इसको होल्ड करके रखा जाए, कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन आगे भी ऑप्शन देखना है। उन विद्यार्थियों पहचान करना है जो धीमे नहीं, बिल्कुल वर्गीकृत नहीं करना है, निगेटिव वर्ड है। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, ये भी उचित, यहाँ चारों ऑप्शन में से ये भी उचित नहीं है तो सब सही अपने अपने जगह पर, लेकिन अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पहचान करना, अधिगम में सुधार
करना। तो ये विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना, उनकी कमियों की पहचान करना और उसमें सुधार लाना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। देखिए, कुछ अधिगम विकार होते हैं। क्या होते हैं? अधिगम विकार, जिसे दूर जल्दी नहीं किया जा सकता। अधिगम विकार, जिसे आप माने वो बच्चा में कोई ना कोई विकार है जिसके कारण से वो नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है, सही से उसके अंग काम नहीं कर रहे हैं। तो जो डिस्ग्राफिया होता है एक तंत्रिकीय विकार है। क्या है? एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। ये सही जवाब हो जाएगा। डिसकैलकुलिया संबंधित है गणना करने से, यानी ये गणित संबंधी विकार है, गणना इसमें बच्चे नहीं कर पाते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। 1 नंबर ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और रिक्वेस्ट है कि आप सभी के लिए पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ और कोशिश यही है मेरी कि आप लोगों की जो स्टडी में कम समय है और आप चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो केवल आप देखिए और उसके बाद गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि आपने क्या क्या देखा। याद नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। सक्षमता के लिए 8 घंटा 6 घंटा नहीं पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटा पढ़िए और सोचिए आपने पढ़ा क्या। बंद करके वीडियो कहीं टहलिए, बैठिए, वहाँ भी सोचिए कि आपने आज जो हिंदी देखा उसमें कौन कौन से चीज़ों को आपने पढ़ा। बस केवल सोचना है, याद नहीं करना है। और परीक्षा में जाइए तो पानी का बोतल ले लीजिए और वहाँ रफ करने के लिए एक शिक्षक का प्रश्न था, कमेंट में मैंने पढ़ा कि सर गणित का वहाँ जोड़ घटाव या हिसाब किताब कैसे करेंगे, क्या वहाँ कागज़ और कलम दिया जाता है? बिल्कुल, किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको रफ वर्क और पेन मुहैया कराया जाता है, तो उसका चिंता आपको नहीं करना है और बिल्कुल इत्मीनान से गहरी सांसें लेना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है और निकलना है तो मुस्कुराते हुए निकलना है। लेकिन परीक्षा देने जाना है तो किसी को बता कर नहीं जाना है, क्योंकि आप ही लोगों के बीच के लोग आप लोगों की टांग खिंचाई या बिना पत्र पढ़े, बिना कोई लेटर पढ़े कुछ भी अफवाह फैलाने लगते हैं। मैं अपने दूसरे चैनल जीके स्टडीज़ पर इन्फॉर्मेशन देता हूँ शिक्षा विभाग से जुड़ी। पहले इस पे ही तैयारी कराता था और इस पे स्टडी कराता हूँ। बहुत सारे तो शिक्षक ऐसे हैं जो तू तड़ाक में बात करते हैं। तो एगो बात बता देते हैं, आप लोग थोड़ा हमसे सीनियर हैं और ओल्ड हैं तो आप तू तड़ाक में बात कर रहे हैं। हम तो नए जनरेशन के मास्टर हैं, तो समझ जाइए कि हम किस बिहेवियर पे उतर सकते हैं। लेकिन शिक्षकों का ये नैतिक गुण नहीं है। और जो तू तड़ाक कर रहे हैं, फालतू वीडियो है, तू ज़्यादा समझता है, ये ऐसे कमेंट आता है जीके स्टडीज़ पे, क्योंकि उस पर इन्फॉर्मेशन देता हूँ और वो भी लेटर के अनुसार, पत्र के अनुसार, कैसे विशिष्ट शिक्षकों को लाभ मिलेगा, सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या भविष्य में क्या होगा, और ऑथेंटिक पत्र आता है उसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। तब भी कुछ मूर्ख जो हैं, जो इलेक्टेड होके आए हैं ना कि सेलेक्टेड होकर, उनका यही काम है चौंकना, बीच में उंगली करना। जैसे प्रधान शिक्षक में कुछ लोग उंगली कर दिए हैं, उनका यही काम ही रहता है। तो वैसे शिक्षकों को इग्नोर करना है। अब उनका कमेंट का जवाब भी मैं नहीं देता, नहीं तो पर्सनल नंबर है मेरा। अगर आपको वैसे बिहेव करके बात करना है तो ये मेरे पर्सनल नंबर पे आप कॉल करके 9939594899 पे कीजिएगा पर्सनल। मैं अच्छे से बात करूँगा अपनी भाषा में। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, तो ये संसाधन के रूप में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा के मुहावरे, ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है। पंछी उड़ रहे हैं
जो पक्षी हैं, पंछी हैं, उड़ रहे हैं तो ये तो वर्तमान काल को दिखा रहा है, वर्तमान काल। उड़ रहे थे तो भूतकाल, उड़ेंगे तो भविष्यत काल। ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द है तो ये विशेषण शब्द है, विशेषता बता रहा है। कृतवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? सबसे देखिए सक्षमता में यही वाच्य सभी लोगों को परेशान किया था। और शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वाच्य 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, या ये वाच्य का मैं ट्रिक पढ़ा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। उस वीडियो को ढूंढ कर अपने प्लेलिस्ट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या प्लेलिस्ट का ही लिंक है, आप ढूंढ सकते हैं। आप लोग ढूंढते कहाँ हैं? मेहनत ज़्यादा थोड़े करना है ढूंढने में, बस पकाया हुआ रोटी मिल जाना है, खा लेना है। गुस्सा ना कीजिएगा, नहीं तो लाइक भी आप लोग नहीं करेंगे कि सर हमारा शिकायत कर रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, समय आ गया है एग्ज़ाम का। कृतवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? तो सकर्मक और अकर्मक दोनों का प्रयोग होता है। सीटेट में बहुत प्रश्न आता है सकर्मक अकर्मक से, तो आप लोग सकर्मक अकर्मक एक बार पढ़ लीजिएगा। भाववाच्य का उदाहरण है, जिस किसी ये वाक्य में नहीं आपको दिखाई दे, नहीं वर्ड, ट्रिक लगा लीजिएगा, वो भाववाच्य होगा। राहुल टहल नहीं सकता है, राहुल से टहला नहीं जाता है, तो यहाँ आप जवाब दे सकते हैं, क्या हो जाएगा? बच्चों से उठा नहीं जाता है। नहीं जहाँ भी दिखाई दिया वो भाववाच्य हो जाएगा। उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। कर्मवाच्य में जहाँ द्वारा दिखाई दे वो कर्मवाच्य हो जाता है। तो उसके द्वारा, देखिए द्वारा यहाँ दिखाई दिया, यह उसने भोजन कर लिया, और द्वारा 2 जगह है। अब आप आइए, उसके द्वारा भोजन, यहाँ देखिए उसने भोजन कर लिया, यहाँ नहीं लगा दिया तो ये तो नहीं होगा। अब द्वारा दोनों में था, आप मार के निकल जाते हैं, यहाँ नहीं है। गौर से प्रश्न देखिएगा। मैं सीटेट में क्या किया था ना, मेरा 104 नंबर था सीटेट में, 8 से 10 प्रश्न में मैंने नहीं ध्यान दिया, छोटे छोटे पॉइंट के कारण मेरा 8 से 10 प्रश्न गलत हो गया था। और जब आंसर किया या मिलाया तो मैं तो सोचा था कि 120 क्रॉस करूँगा, लेकिन जब देखा तो दिल छोटा हो गया कि मेरा कहीं रिजल्ट भी ना फंस जाए। लेकिन हुआ, मेहनत हुआ था और मेहनत का फल भी मिला। उसके बाद फिर BPSC TRE 1, और तब आप लोगों के साथ हूँ। और आगे देखिए लाइफ में क्या कुछ होता है, कुछ बड़ा हो पाता है या नहीं। ज़्यादा कर समय बच्चों के बीच ही देना है, लेकिन अपना भी एक गोल होता है, लक्ष्य होता है। जिस दिन मुकाम हासिल करूँगा बताऊँगा, नहीं तो आप लोग हंसेंगे कि इतना पढ़ते रहन त ना भइल। अरे नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, तैयारी न करना, उसके लिए मेहनत न करना, ये बड़ी गुनाह की बात है। तो चलिए, उसने भोजन कर लिया, तो इसका जवाब हो जाएगा उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? काली गाय का दूध अच्छी होती है, ये थोड़ा अशुद्ध है। राम और सीता आई थी, राम भी आई थी। भाई बहन जा रही है, गलत है ये तीनों के तीनों। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? उधर पता ना 3 या 4 प्रश्न आपको दिया था, ये 5 मानकर आप लोग इसका जवाब देंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? कितना नंबर मानकर? 5 नंबर। और 6 नंबर प्रश्न, लोटा कैसा शब्द है? लोटा, रूढ़, योगरूढ़, यौगिक, यानी देशज है या विदेशज है या तत्सम है या तद्भव है। अगला प्रश्न, मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए, कर्ता ने, कर्ता ने जहाँ रहेगा वो कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को, कर्म को जहाँ रहेगा कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, तो ये करण से, इसमें क्या है चाकू से, तो करण कारक हो जाएगा।
एक प्रश्न कारक से रहेगा ही रहेगा। तन पर नहीं लता पान खाए अलबता, लोकोक्ति का अर्थ है पान खाना, बहस करना, पान की खेती करना, झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लता, लता मतलब होता है वस्त्र कपड़ा, पान खाए अलबता, ये दिखावा कर रहा है, झूठा दिखावा कर रहा है, ये सही हो जाएगा 4 नंबर। गायक का संधि विच्छेद है, गौ गै जोर अक, गायक हो जाता है, गो जोर अक नहीं होगा, गै जोर अक। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है 4 सेब, ये तो भाई क्वांटिटी बता रहा है, 4 गो सेब है। थोड़े चावल, ये तो मात्रा बता रहा है, परिमाण है। कुछ लोग, ये भी परिमाण है। तो ईमानदारी जो है ये गुण बता रहा है कि उसका गुण है ईमानदारी, अच्छाई, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है मुंह में अंगूठा चूसना, ये तो बच्चे करते हैं। खुशामद करना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो राहुल सर को ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं, आप तक पहुंच चुका है, तो खुशामद कीजिए लाइक करके, ताकि रिवीजन अब जो इसके बाद वाला वीडियो होगा उसमें मैं कम प्रश्नों का जवाब दूंगा और रिवीजन के तौर पे सभी मिक्स प्रश्न लाऊंगा, रिवीजन क्लास कराऊंगा जिसमें मिक्स प्रश्न होगा, जिसे आप एस्थेटिक बोल सकते हैं, और गणित भी होगा, जीके भी होगा, हिंदी भी होगा, पर्यावरण भी, सभी का मिक्स कॉन्सेप्ट रिवीजन के तौर पे लाऊंगा। और मैं कम और आप लोगों को जवाब ज़्यादा देना होगा। 1 से 2 सेट ला दूंगा जिसमें जो छूटा फटका होगा, और करंट अफेयर्स आज करा दिया हूँ, बोला था कि संडे है तो कराऊंगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए हिंदी और बाल विकास का महामैराथन क्लास। अब तो आप लोग लाइक कर दीजिए और उन शिक्षकों से बिल्कुल दूर रहें जो आपको भ्रमित करते हैं और आपकी टांग खिंचाई करते हैं। और मेरे चैनल पे ये जो उनको फालतू चीज़ें लगता है, शायद उनको क्लास भी फालतू लगता होगा। और वैसे ही लोगों के कारण शिक्षा विभाग के द्वारा या पब्लिक के द्वारा शिक्षकों को हे भावना से देखा जाता है, कुछ लोगों के कारण। वहीं कुछ लोग हैं मुट्ठी भर लोग, वो एसीएस सर भी बताते हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग अभी भी हैं जो अपने आदत से बाज नहीं आएंगे। हमेशा वो लोग उड़ती तीर अपने अंदर लेते हैं, तो उनकी आदत है, कहीं ना कहीं उनमें तीर जाएगा ही जाएगा। तो चलिए, थोड़ा नए जनरेशन के टीचर हैं अपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभद्रता नहीं करता, मैं तो बहुत ज़्यादा अभद्रता करता हूँ, लेकिन कब, जब वैसा सिचुएशन आता है। और रहा बात कि टीचिंग में, तो एक टीचर का अपना गरिमा है, एक क्षेत्र अलग है हम लोगों का, नैतिकता भी होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई टीचर के सिर पे टॉयलेट करके चला जाए और वो सहते रहे। तो ऐसा भी हम टीचर नहीं हैं और आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए कि अगर आप कोई गलती नहीं किए हैं या फिर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं और कुछ लोग आपकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, तो उनको जवाब उनके मुंह पे दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोगों के सक्षमता 3 को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कराऊंगा, और आप देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।